तो हमने क्या बताया आपको कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला मेकिंग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक सूत्र के निर्माण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा रासायनिक सूत्र? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का निर्माण किस प्रकार से, है ना, रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है, आज हम लोग समझेंगे, है ना। बहुत सारे रासायनिक सूत्र को आप याद नहीं रख सकते हो क्या? तो चलो उसके लिए क्या स्पेशल ट्रिक है, हम वो आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कि कोई पूछेगा आपसे, बताइए फेरिक सल्फेट, ध्यान दो सोनी, फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आपको याद है Fe2SO4 थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। कोई पूछेगा आपसे फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए तो। फेरस सल्फेट का होता है FeSO4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भी बहुत सारे यौगिक सूत्र हैं, जैसे कि हम आपसे पूछ देंगे, बताइए क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? क्यूप्रिक, है ना, क्यूप्रिक है तो क्या हो जाएगा बताइए? CuSO4, ये क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे क्यूप्रस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या बोलोगे? Cu2SO4। लेकिन आप इस तरह से कितना याद रख सकते हो? क्या रट्टा मारोगे? फेरिक सल्फेट का FeSO4 थ्राइस होता है, फेरस सल्फेट का FeSO4 होता है, क्यूप्रिक सल्फेट का CuSO4 होता है, क्यूप्रस सल्फेट का Cu2SO4 होता है। तो आप कितना ज़्यादा याद रख सकते हो बताओ? और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको चीज़ें याद करने में परेशानी होगी, है ना। इसलिए आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे कि किस प्रकार से, अगर किसी का नाम दिया रहे, जैसे कि फेरिक सल्फेट दिया रहे, तो आप कैसे बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला Fe2SO4 थ्राइस होता है, ठीक है। मतलब आपको सूत्र के निर्माण की विधियां बताएंगे हम, ठीक है। किस प्रकार से हम किसी भी यौगिक सूत्र का, है ना, मतलब क्या लिख सकते हैं, हम सूत्र को लिख सकते हैं, किसी भी, है ना, किसी भी यौगिक का जो रासायनिक नाम है उसका हम क्या लिख सकते हैं? सूत्र लिख सकते हैं। अगर सूत्र पता हो तो रासायनिक नाम लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। CuSO4 पता हो तो आप बता सकते हो भाई CuSO4 का नाम क्या है, तो क्यूप्रिक सल्फेट है ना। अगर लिखा हुआ होगा Cu2SO4 तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूप्रस सल्फेट। समझ में आ रहा है? तो आप मतलब सूत्र से रासायनिक नाम बता सकते हो, और रासायनिक नाम से आप क्या बता सकते हो? सूत्र बता सकते हो। समझे कि नहीं समझे? कैसे बता सकते हो, इन चीज़ों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि एक चीज़ आप ले लीजिए, है ना, हमने ले लिया फेरस सल्फेट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इसमें कौन कौन से बातें कॉमन है, आप ध्यान से समझिएगा। फेरस है और सल्फेट है, समझे कि नहीं समझे। मतलब Fe है और SO4 है। तो यहाँ पर Fe मतलब फेरम, फेरम मतलब क्या आप जानते हो? फेरम को क्या कहते हैं हम? मेटल कहते हैं। मेटल, ये क्या है? आपका धातु है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सल्फेट, सल्फेट ये जो फेरस होता है ना, स्टार्टिंग में जो फेरस लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और ये सल्फेट जो होता है ये निगेटिव होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि फेरस या फेरम जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके केटायन होते हैं। क्या होते हैं बताइए? केटायन होते हैं। रासायनिक, है ना, रासायनिक सूत्र में सबसे पहला जो आपका जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो केटायन होगा। केटायन कहने का मतलब क्या होगा जी? धन आयन होगा। केटायन कहने का मतलब क्या होगा? धन आयन। बाद में जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो एन आयन होगा। क्या होगा? एन आयन होगा। उसको हम क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो जो केट आयन होते हैं वो धात्विक आयन होते हैं। जो केट आयन होते हैं वो क्या होते हैं? धात्विक आयन होते हैं। और जो एन आयन जिसको आप ऋण आयन कहते हो ये क्या हो जाते हैं? ये होते हैं अधात्विक आयन होते हैं। याद रहेगा ना? समझे कि नहीं समझे? जो केट आयन होते हैं वो धात्विक आयन होते हैं, और जो एन आयन होते हैं वो क्या होते हैं? अधात्विक आयन। देखिए आप समझिए बात को कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए ये फेरस है और सल्फेट है। फेरस आप लोग को पता है, फेरस कहने का मतलब क्या होता है? फेरस मतलब धातु होता है, मेटल होता है। और धातु में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई परमाणु है। समझिए बात को, कोई परमाणु है या कोई तत्व है। कोई परमाणु या तत्व जब इलेक्ट्रॉन का, है ना, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है। कोई परमाणु या तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तब उस परमाणु या तत्व पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन आवेश चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? और कोई परमाणु या तत्व है, कोई परमाणु है या कोई तत्व है
जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, तब इस परमाणु या तत्व पर कौन सा चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है। बात समझे कि नहीं समझे। और हमने आपको ये भी बताया है कि कोई तत्व या परमाणु अपने बाह्यतम कोश में ही, बाह्यतम कोश से ही वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या फिर बाह्यतम कोश में ही वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो कोई परमाणु या तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो बताइए उस परमाणु या तत्व पर कौन सा चार्ज होगा, धन आवेश होगा। कोई परमाणु है, कोई तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, ऋण आयन होगा। बात समझे कि नहीं समझे। उस पर कौन सा चार्ज होगा, ऋण आयन होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी परमाणु पर या किसी परमाणु या किसी तत्व पर, है ना, धन आवेश है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस परमाणु या उस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या की गई है, त्याग कर दी गई है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दी गई है। बात समझे। और कोई परमाणु है या कोई तत्व है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋण आयन है। अर्थात ये क्या समझ में आया कि कोई परमाणु या तत्व जब उस पर ऋण आयन होता है तो वह परमाणु या तत्व क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होता है। तो याद रखिएगा, किसी पर अगर माइनस चार्ज देख लीजिए, समझ जाइए वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया। और कोई परमाणु है या कोई तत्व है, जब वह उस पर अगर धन आवेश है, तो क्या समझ में आ रहा है कि वह परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया। तो अच्छा एक बात और, जो परमाणु या जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उस पर उतना ही संख्या में धन आवेश आता है और उतना ही संख्या में उस पर ऋण आवेश आता है। अगर कोई परमाणु या तत्व है वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस परमाणु या तत्व पर 2 धन आवेश आएगा। ठीक है। अगर कोई परमाणु या तत्व 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह परमाणु या उस तत्व पर कितना चार्ज आएगा, 1 माइनस चार्ज आएगा, 1 ऋण आवेश आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की गुण किस में होती है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुण होती है धातु में, अर्थात मेटल में इलेक्ट्रॉन के त्यागने की गुण होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण किस में होता है, किस में प्रकृति होता है, तो ओ धातु अर्थात नन मेटल। नन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जबकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और नन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन सा उसमें चार्ज आता है, धनावेश का चार्ज आता है। और नन मेटल इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमने फेरस सल्फेट जो रासायनिक नाम लिखा है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि फेरस सल्फेट जो है वो केट आयन होगा, धन आयन होगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है, सल्फेट आयन ग्रहण कर रहा है, इसलिए सल्फेट आयन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। समझे। तो फेरस आयन धात्विक आयन हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और सल्फेट आयन वो धात्विक आयन हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। बात समझे। तो हम जो रासायनिक सूत्र का निर्माण सीखेंगे वो मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड का रासायनिक नाम और उसका सूत्र बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है। तो चलो आप थोड़ा सा नोट कर लो इसको। हेलो हेलो, हाँ कौन, अच्छा अच्छा ठीक है। मिटा दें। नहीं हुआ है अभी तक।
बैठो यहीं बैठ कर टेस्ट दो। हो गया, चलो। तो हमने अभी आपको क्या समझाया कि किसी भी रासायनिक जो सूत्र का हम अभी निर्माण सिखा रहे हैं, रासायनिक यौगिक का निर्माण सिखा रहे हैं, वो किनके किनके मिलने से बने हैं? वो केटायन और एनायन के मिलने से बने हैं, अर्थात धात्विक और अधात्विक आयन के मिलने से बने हैं, धातु और धातुओं के मिलने से बने हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ों को याद करेंगे बेसिकली। वो क्या है आपका? सबसे पहले हम कुछ केटायंस याद करेंगे। क्या याद करेंगे बाबू? केटायंस, जिसको हम धन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आयन। और जो धन आयन होता है ना बाबू, वो बेसिक रेडिकल होता है। धन आयन क्या होता है? बेसिक रेडिकल होता है। बेसिक रेडिकल कहने का मतलब क्या होता है बाबू? वो क्षारीय मूलक होता है। क्या होता है? क्षारीय मूलक। तो याद रखिएगा, जितने भी केटायन होते हैं, जितने भी धन आयन होते हैं, वो सब के सब क्षारीय मूलक होते हैं। तो अब हमको बताओ, कौन धन आयन होता है जी? मेटल या नॉन मेटल? मेटल, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने भी मेटल होते हैं ना, क्योंकि मेटल धन आयन से आवेशित होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। इसलिए जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं ना, वही क्या होते हैं बताइए? क्षारीय मूलक होते हैं। बात समझ में आया? कोई पूछेगा बेसिक रेडिकल किसको कहते हैं, तो कहिएगा जब कोई परमाणु या जब किसी परमाणु या तत्व पर धन आयन आ जाता है, तो वह परमाणु या तत्व क्षारीय मूलक कहलाता है। समझे ना? चूंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए धातु पर धन आयन होता है, इसीलिए धातु क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल होते हैं। धातु क्या होते हैं? क्षारीय मूलक होते हैं। बात समझ में आ गई? धातु क्या होते हैं जी? बेसिक रेडिकल होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से है ना आपके क्षारीय मूलक हैं, कौन कौन से क्षारीयक मूलक हैं, उनका हम नाम आपको है ना याद करवाएंगे। कितने सारे हैं, ठीक है। तो आप हम देखो यहाँ पर Fe है +2 +3 Cu प्लस, उतारो Cu +2 Sn +2 Sn +3 Hg प्लस Hg +2 Pt +2, उधर से हाँ, Pt +4 Zn +2 चलो हो गया। देखो पहले ध्यान दो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये सब आप जो लिख रहे हो, लिखे हुए हैं, हम Fe लिखे हुए हैं, Fe +2 Fe +3 Cu +2 Sn +2 Sn +3
Hg प्लस Hg प्लस 2 Pt प्लस 2 Pt प्लस 4 है ना, आपका Zn प्लस 2 Ag प्लस 1 Au प्लस 2 CO प्लस 3 Cr प्लस 3 Sc प्लस 3 Ti प्लस 2 Ti प्लस 4। ये इन सबों का नाम क्या होता है, इन सबों का आपको सबसे पहले नाम याद करना है, ठीक है। और जब इनका नाम याद हो जाएगा, जितने भी केट आयन हैं, जितने भी धन आयन हैं, सबसे पहले हम उनका नाम याद करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और जब हम केट आयन का नाम याद कर लेंगे तो उसके बाद फिर एन आयन अर्थात ऋण आयन का नाम याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम धन आयन का नाम याद करेंगे। अब धन आयन का जो नाम याद करेंगे तो क्या है उसका तरीका, अब कितना याद रख सकोगे, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है ना। उस ट्रिक को आप याद करोगे। क्या ट्रिक है, देखिए, अगर कम धन आवेश है, अगर क्या है, कम धन आवेश है, तो उसके जगह पर हम उसके नाम के अंत में OUS लगाते हैं, अर्थात अस लगाते, याद रहेगा। अगर धन आवेश, देखिए यहाँ पर, देखिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है, यहाँ पर Fe प्लस पर 3 चार्ज है, अर्थात इसमें देखिए +2 है, इसका मतलब यहाँ पर कम चार्ज है, यहाँ पर +3 है, मतलब यहाँ पर अधिक चार्ज है। यहाँ प्लस आयन 2 ठो है और यहाँ पर प्लस आयन 3 ठो है, तो कम इसमें हुआ, अधिक इसमें हुआ, यस। तो कम अधिक, अगर धन आयन है, कम प्लस है, तो उसके लिए हम नाम के अंत में क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। अगर अधिक धन आयन है, धन आयन की संख्या क्या है, अधिक है, तब उसके नाम में हम क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। ये हम जो है सफिक्स यानी प्रत्यय के रूप में इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग पढ़े हो सफिक्स क्या होता है ना, प्रेफिक्स क्या होता है। प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग, क्या जी, वैसा शब्दांश जो शब्द के किसी जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसे प्रेफिक्स कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और सफिक्स किसको कहेंगे, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ना, सफिक्स में क्या हो जाता है, जैसे पन समझ रहे हो ना, और बच अलग शब्द है, बच मतलब बचना होता है। बच में अगर अंत में पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, बचपन। लड़क मतलब लड़का, उसमें अगर पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन। मतलब क्या हो रहा है कि किसी शब्द के अंत में अगर कोई चीज़ अगर जोड़ करके नया शब्द बनाया जा रहा है, तो जो चीज़ अंत में जोड़ा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, समझे ना। सफिक्स जो होता है वो किसी शब्द के अंत में लगता है, वो किसी शब्द के अंत में लगता है। और प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी से क्या हो जाता है, अभी में मान का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान, अलग वर्ड होता है, उसका अलग अर्थ निकलता है। लेकिन मान के पहले अगर अभी लगा दे तो क्या हो जाएगा, अभिमान। तो यहाँ पर अभी शब्द है, नव मतलब नया, और नव में हम अभी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिनव। तो यहाँ पर अभी शब्द जो है ये आपका क्या हो जाता है, सफिक्स हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। और उधर आप समझ रहे हो, जो शब्द के अंत में लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, अंत में लगेगा उसे सफिक्स कहेंगे, और जो शब्द के पहले लगेगा उसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान दो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो अस है, इक है, ये सब क्या लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है। अस और इक, क्या नाम बोलेंगे, अस इक। क्या बोलेंगे, कम प्लस है तो अस, अधिक प्लस है तो इक, कम प्लस है तो अस, अधिक प्लस है तो इक। जैसे कि देख लीजिए, अच्छा आपको पता है ना, वैसे इसका तो जनरल नाम आपको पता है, जनरल नाम तो पता है भाई। Fe को लोहा कहते हैं, आयरन कहते हैं, या तो फेरम कहते हैं, क्या जी। लेटिन में Fe को क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं। Cu को क्या कहते हैं, क्यूप्रम कहते हैं ना। Sn को क्या कहते हैं, स्टेनम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आपको लेटिन नाम पता है ना। Hg को क्या कहते हैं, हाइड्राजियम पता है ना। चलो ठीक है। Pt को क्या कहते हैं, प्लेटिनम कहते हैं। और जिंक को तो जिंक ही कहते हैं। Ag को अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम। Au को एरम, AURRUM, एरम ना। चलो ठीक है। और CO को तो बस, CO का तो नॉर्मल नाम है, साधारण नाम है, कोबाल्ट। Cr क्रोमियम, Sc स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम। ये सब आपको नाम पता है, इसका साधारण नाम आपको पता है क्या जी। Fe को फेरम ना, यस। Fe जहाँ पर लिखा रहेगा तो क्या समझोगे, लेटिन नाम पता है, Fe को हम फेरम कहते हैं। और क्या है जी, Cu को क्या कहते हैं, क्यूप्रम। और फिर क्या है, Sn को क्या कहते हैं, स्टेनम कहते हैं। और क्या है, Hg का लेटिन नाम होता है हाइड्राजियम, या तो हम इसको मरकरी भी कहते हैं ना, Hg को मरकरी पारा, हाँ, इसका साधारण नाम मरकरी हो जाता है, मरकरी पारा, देख लीजिए। और फिर क्या है, Pt प्लेटिनम। Pt को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम कहते हैं, देख लीजिए।
है ना। बाकी तो आप जान रहे हो एजी, एजी को हम अर्जेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जेंटम। हाँ, जेडन को तो जिंक कहते हैं, सब जानते हैं। एयू क्या है? सोना। लेटिन नाम हम बता रहे हैं आपको, अरम कहते हैं, एरम, AURRU, एरम ना। जो भी नाम है, थोड़ा नाम में थोड़ा सा वर्ड में उल्टा पुल्टा हो सकता है, एरम कहते हैं, ठीक है। तो बस आप ये जानिए कि हम इस सबके लेटिन नाम को बता रहे हैं, ठीक है। तो लेटिन नाम से ही जो है नाम रखा जाएगा इनका। देखो कैसे रखा जाएगा। तो देखो ये Fe+2 है, ये Fe+3 है, ये Cu+ है, ये Cu+2 है, ये Sn+2 है, Sn+3 है। इस तरह से इनका जो आप देख रहे हो, जो भी आप आयन्स देख रहे हो, जितने भी आपके केट आयन है, धन आयन है, उनके नाम क्या होंगे? तो उनके नाम के लिए हम यही स्पेशल ट्रिक यूज करेंगे। कम वाले के लिए अस लगाएंगे, कम प्लस है तो अस लिखेंगे, अधिक प्लस है तो इक लिखेंगे, ठीक है। तो अगर Fe+2 है, देखो Fe के 2 हैं, Fe के 2 हैं, 2 ठो ना है, 2 ठो आप क्या कर सकते हैं? 2 धन आयन है, क्या जी? 2 केटायन है, Fe के 2 केटायन है, 1+2 1+3, Fe2 3 Fe2 Fe2 ऐसे याद करोगे। Fe2 Cu12 Fe2 Cu12, Sn2 Sn2, Hg12 Pt24 Pt24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। Zn2 Ag1 Au2, CO3 Cr3 Sc3 Ti2 Ti2 और 4 दोनों ना। चलो ठीक है। तो कम वाले के लिए क्या लगाना है? अस लगाना है। तो यहाँ पर कम प्लस है, इसलिए इसके नाम में क्या हो जाएगा? अस, फेरस हो जाएगा। अधिक प्लस है, इसलिए इसके नाम में हो जाएगा फेरिक, है ना। कम प्लस है, इसलिए इसके नाम में हो जाएगा क्यूप्रस, है ना। अधिक प्लस है तो इसलिए इसके नाम में हो जाएगा क्यूपरिक। कम प्लस है तो क्या हो जाएगा? स्टेनस। अधिक प्लस है तो क्या हो जाएगा? स्टेनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Hg+ है, कम प्लस है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनस, नहीं होगा, मर्क्यूरी, मरकरी से होगा, ठीक है। तो मर्क्यूरस हो गया। इसके नाम में क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक। चलिए, प्लेटेनस। कम प्लस है, अधिक प्लस है, तो बताओ क्या होगा? कम प्लस के लिए क्या लिखेंगे हम? प्लेटिनस लिखेंगे ना। और अधिक प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लेटेनिक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर Zn का ना तो कम है ना तो अधिक है, एक के है, सिंगल है। समझ में आ रहा है ना। तो जब सिंगल हो, ओनली हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो नाम है आपका साधारण रूप से वही लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये अस और किसके लिए? कम और अधिक के लिए। और जहाँ कम अधिक का बातें नहीं है, जहाँ पर ओनली 1 है तो वहाँ पर तो जो नाम है वही लिख देंगे। तो Zn का नाम क्या हो जाएगा? जिंक, है ना। और Ag+ का क्या नाम हो जाएगा? एक ही तो है ना, सिल्वर। क्या हो जाएगा जी? सिल्वर। और इसका क्या नाम हो जाएगा? गोल्ड, सोना। चलो ठीक है। चलो CO+3 का क्या हो जाएगा बताइए? एक ही है ना, कोबाल्ट। और Cr+3 क्रोमियम, ये क्रोमियम आयन है, ठीक है। और ये स्कैंडियम आयन है, स्कैंडियम। और ये आपका देखो कम अधिक हो गया ना, तो टाइटेनस। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? टाइटेनिक। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना आप लोग बच्चों, क्या याद रखोगे, है ना। किसी भी केट आयन में अगर कम प्लस होता है तो उसके नाम के अंत में अस लगाते हैं, अधिक प्लस होता है तो उसके नाम के अंत में इक लगाते हैं, ठीक है। ये तो आपका ओल्ड नेमिंग है, आपका जो है ना ओल्ड नेमिंग है। जब जो IUPAC नाम नहीं था तब जो है आप इस तरह से नामकरण करते थे। लेकिन अब तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गए और साथ ही साथ, है ना, IUPAC आ गए। IUPAC कहने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ना। यस। तो IUPAC के अनुसार इसके नाम में हम क्या करते हैं? जो भी नाम होता है IUPAC के अनुसार इसके नाम में हम क्या करते हैं? बस रोमन में उसके बगल में 1 2 इस तरह से दर्शाते हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर फेरस है, समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या सीधा लिखेंगे? आयरन साधारण नाम में 1 2 दिखाएंगे, आयरन 1। और ये क्या हो जाएगा? आयरन 2, या फेरम 1 फेरम 2। अच्छा, इसका क्या नाम हो जाएगा? है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक है तो साधारण नाम हो गया आपका कॉपर, तो क्या हो जाएगा? कॉपर 1। और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉपर 2। क्या हो जाएगा नाम? कॉपर 2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो बस सिंपल नाम रख देते हैं। IUPAC नाम तो आसान है। इसी तरह से स्टेन, है ना, क्या हो जाएगा? स्टेनम 1 स्टेनम 2,
क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरी 2, प्लेटिनम 1 प्लेटिनम 2, जिंक, इसमें तो 1 2 लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल ही है। समझ में आ रहा है, टाइटेनम 1 टाइटेनम 2, ठीक है। तो IUPAC नाम तो और आसान है क्या जी, इनसे ज़्यादा आसान है। बस आपको याद रखना है, अगर धान आयन का नाम याद रख रहे हो तो जहाँ पर कम प्लस रहेगा वहाँ पर उसके अंत में आप अस लगाओगे, और अधिक प्लस रहेगा तो उसके नाम के अंत में आप इक लगाओगे, ठीक है। चलो तो आप इसको नोट करो फटाक से। तो चलो हो गया आप लोगों का लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़, स्पेलिंग यहाँ पर टाइटेनियस होता है, टाइटेनियस और टाइटेनिक, ठीक है। आई के बाद OUS लगा है। अच्छा, और एक दो के और नाम हैं, जैसे कि आप मान लीजिए PB+2 बोल देंगे और PB+4 बोल देंगे। देखिए तो PB क्या होता है, लेड होता है, शीशा होता है, तो पम्बलम कहते हैं इसको, पम्बलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पम्बलस ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, पम्बलिक। तो ये दो और नोट कर लो आप, ठीक है, पम्बलस पम्बलिक। ये सारे आपको कैटायन याद करके आने हैं, ठीक है। और याद क्या करना है, आप तो ट्रिक से बना लोगे। बस आपको ये याद करना है कि Fe के कितने होते हैं, Fe के तो 2 3 होते हैं, Cu के कितने होते हैं, 1 2 होते हैं, Hg के कितने होते हैं, 1 2 होते हैं, Pt के कितने होते हैं, 2 4 होते हैं, Zn के तो ओनली 1 होते हैं +2, Ag के +1, Au के +2, क्या जी, है ना। और कोबाल्ट का होता है कितना, +3, क्रोमियम +3, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम 2 4, क्या जी, यस सर। और आपको लास्ट में बताया मैंने पम्बलम और पम्बलस, PB+2 और +4, क्या। तो आप इसको नोट कर लो, याद करके आओगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे केटायन के बाद एनायन, क्या बताएंगे, एनायन। चलो, एनायन का मतलब होता है ऋण आयन, और जितने भी ऋण आयन होते हैं वो सबके सब ना बाबू, है ना, एसिड रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं बताइए, एसिड रेडिकल कहने का मतलब अम्लीय मूलक होते हैं। क्या होते हैं बताओ, अम्लीय मूलक होते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी एन आयन होते हैं, जितने भी ऋण आयन होते हैं, वो एसिड रेडिकल होते हैं, अम्लीय मूलक होते हैं, ठीक है। अब बताओ एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक कौन होगा, मेटल होगा या नन मेटल होगा, बताओ जरा सा। नन मेटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि नन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जितने भी आपके नन मेटल होते हैं वो धातु होते हैं, वो ऋण आयन होते हैं ना, इसीलिए नन मेटल जो है वो आपका एसिड रेडिकल होता है, अम्लीय मूलक होता है, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे कौन कौन से एन आयन हैं, आपको बिल्कुल याद करना है उसको। जैसे नाइट्रोजन हो गया, N+3 हो गया,
आप नोट भी करते जाओ, ठीक है, फटाफट। आप बस इसी तरह से नाम लिखते जाओगे, सीरियली लिखते जाओगे, ठीक है ना। समझो, यहाँ ध्यान दो। n+3 को क्या कहेंगे? NO2 माइनस को क्या कहेंगे? NO3 माइनस को क्या कहेंगे? S-2 को क्या कहेंगे? SO3-2 को क्या कहेंगे? SO4-2 को क्या कहेंगे? P-3 को क्या कहेंगे? PO4-3 को क्या कहेंगे? OH- को क्या कहेंगे? तो इनके नाम कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो बस आप स्पेशल तरीके से यहाँ पर एक नोट आउट करोगे। क्या नोट करोगे? जो हम बताने वाले हैं वो। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसके नाम के अंत में हमको आइड लगाना है। क्या लगाना है? आइड लगाना है। बात समझे ना, आइड जोड़ना है। और जिसके अंत में ऑक्सीजन होगा लेकिन ऑक्सीजन क्या हो? कम हो। ऑक्सीजन क्या हो? कम हो। ऑक्सीजन अगर कम हो तो उसमें हम आइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइट लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ऑक्सीजन अधिक हो, अधिक ऑक्सीजन हो, तब उसके नाम में हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रहेगा, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? आइट लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या लगाएंगे? आइट लगाएंगे। और अधिक ऑक्सीजन है तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ये आपको जो है बहुत मदद करेगा ऋण आयन को याद करने में, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पर, देखो पहले तो सबका तुमको नाम पता होगा। N4 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन में ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से क्या हो गया बताइए? इसमें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में, इस नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है। हेलो, ये ऑक्सीजन है इसमें? नहीं है ना। इस नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है? नहीं है। तो इसके नाम के अंत में क्या लगेगा? आइड लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन से क्या बन गया? नाइट्राइड बन गया। अब देखिए इसके नाम में इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और इस नाइट्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। और देखिए दोनों के चार्ज सेम सेम आ रहे हैं। चार्ज क्या आ रहे हैं? सेम सेम आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर कम ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है? अधिक ऑक्सीजन है। तो कम ऑक्सीजन हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या नाम होता है बताइए? तो आइट होता है। तो इसके नाम में क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। और में देखिए इसमें क्या है? अधिक ऑक्सीजन है। तो इसके नाम में क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें देखिए सल्फर, एस से सल्फर सब जानते हैं, लेकिन S-2 को क्या कहते हैं? S-2 को क्या कहते हैं? तो सल्फर में ऑक्सीजन क्या है? नहीं है। तो सल्फर में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? अंत में आइड हो जाएगा। तो हो जाएगा ये आपका सल्फाइड। क्या हो गया बच्चों? सल्फाइड। देखिए इसमें क्या है? इसमें चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, आवेश समान है और साथ ही साथ देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें क्या है? 4। तो इस सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, इस सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो कम ऑक्सीजन किस में है? इसमें है। तो इसके नाम के अंत में क्या जोड़ना है? आइट जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? ये सल्फाइट हो जाएगा। और इसमें देखिए अधिक ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो देखो यहाँ ये P से सब फास्फोरस, सब जानते हो यार, फास्फोरस होता है। P4 फास्फोरस। आए जी? चलो ठीक है। P संकेत देख करके फास्फोरस ही बोलोगे ना। इसमें देखो चार्ज क्या है? देखो यहाँ -3 है, में -3 है, चार्ज सेम है ना, पर इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? फास्फाइड। क्या बोलेंगे इसको हम?
फास्फाइड बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या देखिए अधिक ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो जाएगा फास्फेट। देखिए जिसमें ऑक्सीजन बहुत अधिक होगा उसमें क्या बोलते हैं, उसके नाम के अंत में एट वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ समझोगे, H से क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और O से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में है, तो H से आपका हाइड्राइड हो गया। H से क्या हो गया, हाइड्राइड, हाइड्राइड हो गया। H से हाइड्राइड होता है और O से ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर हाइड्राइड और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H माइनस है, देखिए H से हाइड्रोजन, लेकिन H माइनस मतलब हाइड्राइड, H माइनस मतलब, और O से ऑक्सीजन, तो हाइड्राइड और ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड, याद रखिएगा। और यहाँ पर H माइनस है तो इसका नाम तो सिंपल बोलेंगे, हाइड्राइड बोल देंगे सीधा सीधा। यहाँ देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, ओनली ऑक्सीजन है ना, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या चार्ज कितना है, -2 है, तो इसको हम ऑक्साइड आयन कहते हैं। कौन आयन कहते हैं, ऑक्साइड आयन। OH माइनस को हाइड्रो ऑक्साइड आयन, H माइनस को हाइड्राइड आयन, और O-2 को ऑक्साइड आयन। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर CO3 है, यहाँ पर चार्ज कितना है, -2 है, ठीक है। और इसको तो सब जानते हो, कार्बोनेट आयन है ये, कार्बोनेट ना। चलिए C से कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए 3 ऑक्सीजन है, अधिक ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। कार्बन में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। देखो एक ही ऑक्सीजन हो ना, ऑक्सीजन हो तो खाली 8 लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम बेस अगर नहीं हो, ओनली 1 हो तो क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। तो देखिए C से कार्बन हो गया और यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन है तो 8 हो गया, तो कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट आयन। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है ना, Cn माइनस है, इसको हम साइनाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड आयन कहते हैं। और यही चीज़ देखिए ये ऐसे है, ये उलट गया, ये ऐसे है, ये क्या हो गया, उलट। Cn माइनस साइनाइड आयन, और Nc माइनस को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड आयन। क्या कहते हैं हम, आइसोसाइनाइड आयन। कोई दिक्कत। Nc माइनस को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड आयन। देख लीजिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, इस दोनों में क्या देखना है कि ये दोनों को देखो तो जरा सा इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान दो। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको दोनों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है कि पहले तो यहाँ पर चार्ज -3 था, यहाँ पर चार्ज कम हो गया है। चार्ज यहाँ -3 था, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया। और चार्ज कम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पर अगर ध्यान देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो रही है, घट रही है। ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो रही है, घट रही है। तो अधिक ऑक्सीजन तो यही ना है, अधिक ऑक्सीजन कहाँ है, ऊपर में ही है ना, तो इसके नाम के अंत में 8 लगेगा कि नहीं लगेगा, यस। तो इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है ना, इसका नाम के अंत में 8 लगेगा, तो ये B से बोरोन हो गया, B से बोरोन, और अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बोरेट। क्या हो जाएगा, बोरेट। इसको जो हम BO3-3 को कहते हैं बोरेट आयन। क्या कहते हैं, बोरेट आयन। और देखिए यहाँ पर चूंकि क्या हुआ है, ऑक्सीजन भी कमा है और चार्ज भी कम हो गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक शब्द आता है बोरेट के नाम के पहले, बोरेट आयन है ही, और इसी के नाम के पहले एक शब्द लगा देते हैं जिसका नाम हो जाता है मेटा। क्या हो जाता है, मेटाबोरेट। ये हो गया आपका BO2- को बोलते हैं मेटाबोरेट। या क्या समझ में आया, चार्ज कमा और ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की भी कमी ना, ऑक्सीजन की भी कमी। देख लीजिए, तो यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा ही, और B से बोरोन हो गया तो बोरेट हो गया, समझे हैं। अब चूंकि यहाँ पर चार्ज भी कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक शब्द क्या आ रहा है, मेटा, तो इसका नाम हो गया मेटाबोरेट। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर क्या अधिक ऑक्सीजन है ना, एल्युमिनियम के साथ देखो 3 ऑक्सीजन है, अधिक ऑक्सीजन है, अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा ही लगेगा ना। तो Al से क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और जब उसमें हम 8 लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एल्यूमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्यूमिनेट हो जाता है, समझे। हाँ, अब चूंकि यहाँ पर देखिए चार्ज भी कम हो गया ना, हेलो, चार्ज भी कम हो गया और ऑक्सीजन भी कम हो गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, मेटा आ रहा है। क्या आ रहा है, मेटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ जी क्या हो जाएगा बताओ,
मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको आप नोट करो, बहुत आसान है। ऑक्सीजन नहीं हो तो भाई 8 लगाओ, अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगाओ, कम ऑक्सीजन है तो 8 लगाओ। क्या जी, दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए, 8 लग गया है। चार्ज सेम होना चाहिए, 8 लग गया। चार्ज सेम होना चाहिए, 8 लग गया भाई। वो इसको कैसे याद करेंगे, देखो H से हाइड्राइड, H से हाइड्रोजन होता है, H माइनस है तो हाइड्राइड है। ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन माइनस है तो हाइड्राइड बोलेंगे। ऑक्सीजन है, ओनली ऑक्सीजन, ना हाइड्रोजन ना कम बेस का झंझट, इसमें खाली ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन चार्ज -2 है तो ऑक्साइड बोलेंगे। सी से कार्बन और अधिक ऑक्सीजन कार्बोनेट, समझ में आया। Cn माइनस साइनाइड हो गया, Nc माइनस आइसोसाइनाइड हो गया। इसमें क्या, किसमें क्या देखे, बी से बोरोन और 3 ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन तो 8 बोरेट। क्या हो गया, बोरेट। अब देखो यहाँ पर चार्ज भी कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया। इनको मेंटेन करने के लिए एक शब्द आया मीठा, मिटाया मीठा मीठा, तो क्या नाम हो गया, बोरेट के पहले लगा देंगे मीठा, तो मीठा बोरेट हो गया। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही कहानी है, एल्यूमिनेट हो गया, ये मीठा एल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, चलो उतारो इसको, नोट करो। नो 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 सर जी, क्यों लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कम तो हुआ, साथ में चार्ज भी तो कम हुआ। यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कम हुआ था लेकिन चार्ज वही रहा था, तब ना 8 हुआ था। समझे कि नहीं समझे, लेकिन चार्ज भी कम हो रहा है, ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए एक शब्द आ रहा है मेटा। समझ में आ रहा है, उसके नाम के पहले मेटा लगा देंगे। ओके, नोट करो, आगे बताना है। और भी बहुत सारे एन आयन है, रीन आयन है। ठीक है, तो चलो हो गया आप लोगों का नोट किया हुआ। अब कुछ खास बात हम आप लोगों से करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों को, अब जैसे कि मान लीजिए जिसमें देखिए चार्ज +2 है, -2 है, जिसमें चार्ज क्या है, -2 है। ठीक है, एक चीज़ और जिसमें क्या है, साथ में ऑक्सीजन भी है। साथ में क्या है, देखो बाबू, एक शब्द आता है जिसको हम ऑक्सी आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी आयन। ये ऑक्सी आयन क्या होता है, ऑक्सी आयन का मतलब होता है कि वह ऋण आयन या वह आयन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो। जिसमें क्या हो, जिस आयन में ऑक्सीजन रहेगा उस आयन को हम ऑक्सी आयन कहेंगे। बात समझ में आया, जिस आयन में बच्चा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी आयन कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑक्सी आयन, ये ऑक्सी आयन है क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक आयन है ना, और साथ में इसके साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सी आयन हुआ। ये भी आपका ऑक्सी आयन हुआ, ये भी ऑक्सी आयन हुआ, ये भी ऑक्सी आयन हुआ, ये भी ऑक्सी आयन। मतलब जिन जिन आयनों के साथ ऑक्सीजन रहेगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ऑक्सी आयन कहलाएंगे। तो ऑक्सी आयन होना चाहिए एक बात, और दूसरी बात जिसमें कितना हो, चार्ज -2 का हो, जिसमें कितना चार्ज हो। जैसे कि एक चीज़ आप देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए SO3 है, SO3 -2 है, अगर इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन जोड़ना चाहें, कितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन में एक H+ है, तो 2 हाइड्रोजन आएगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो H2SO3 हो जाएगा ना। H2SO3 क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा ना, यस। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं
तो एक प्लस और ये माइनस कम होकर के कितना हो जाएगा, एक ही चार्ज बचेगा ना इसमें। बात समझ में आया? अरे देखो यार, एक प्लस ये हुआ और यहाँ पर -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 में +1 कम हो जाएगा तो प्लस -1 ना बचेगा। यस सर, तो आपका HSO3 माइनस हुआ। उसी प्रकार से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, HSO4 माइनस बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, HCO3 माइनस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। तो जब ये तो आपका कौन सा आयन था भाई, SO3-2 को हम क्या कहेंगे, SO3-2 को हम क्या कहेंगे बताइए, सल्फाइड आयन कहेंगे, सल्फाइड आयन कहेंगे ना। SO3-2 को क्या कहेंगे, सल्फाइड आयन कहेंगे। लेकिन जब एक हाइड्रोजन आ गया तो इसके आयन कम हो गए, समझे कि नहीं समझे। जब एक हाइड्रोजन आया तो इसके आयन क्या हो गए, कम हो गए। तब इसका नाम में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आया है ना, तो इसके नाम में हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है बाई, क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइड आयन। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी वही हुआ है, SO4-2 को तो सल्फेट आयन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आया है ना, तो हाइड्रोजन के लिए क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट आयन। यहाँ पर CO3-2 को क्या बोलते थे, कार्बोनेट आयन बोलते थे, कार्बोनेट आयन बोलते थे ना। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन आया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, बाई कार्बोनेट। की कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको भी नोट कर लो। मिटा दें। चलो ध्यान दो, अब हम कुछ नाम लिखने वाले हैं, कुछ एन आयन लिखने वाले हैं। जैसे कि हम लिख दिए MnO4-1, Cr2O7-, दिख रहा है यहाँ आप लोगों को, कोई दिक्कत ना नहीं। चलो अब देखो, IO3- हो गया, ClO3- हो गया, ClO2- हो गया, और एक और लिख देते हैं हम SiO3- लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। MnO4- है ना, तो इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन कहते हैं। Cr2O7- है तो इसको कहते हैं, यहाँ देखिए कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है ना, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्रोमियम और अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो क्या लग गया, 8 लग गया। और मैग्नीज के लिए क्या हो जाता है, पर मैग्नेट हो जाता है। और Cr2 है तो 2 क्रोमियम है, तो इसलिए हम बोलेंगे डाइक्रोमियम। और यहाँ अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लग जाएगा, तो डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और इसका हो जाएगा आयोडेट आयन। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो चार्ज क्या है, समान है, और ऑक्सीजन की संख्या कम अधिक है, तो यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन है तो 8 हो जाएगा। तो क्लोरेट, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरेट आयन कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे हम, क्लोराइड ना, क्लोराइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, सिलिकेट आयन ना। चलो ठीक है, उतारो। सिलिकॉन होता है और अधिक ऑक्सीजन है तो 8 लगेगा, सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट करो। क्या आप लोग नोट कर लिए? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितने भी धन आयन आपको बताए गए हैं और जितने भी ऋण आयन बताए गए हैं, है ना, इन सभी से मिल करके क्या बनने वाले हैं, आपके रासायनिक यौगिक सूत्र बनने वाले हैं, ठीक है। क्या बनने वाले हैं, रासायनिक यौगिक सूत्र, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सारे केट आयन, मतलब सारे
धन आयन को मतलब अम्लीय मूलक को याद करना है, और सारे ऋण आयन अर्थात एन आयन अर्थात क्षारीय मूलक को वो क्षारीय मूलक होता है ना, केटायन, सॉरी एक मिनट, धन आयन जो होता है वो क्षारीय मूलक होता है, और जो एन आयन होता है वो अम्लीय मूलक होता है। तो दोनों को आप याद कर लोगे, समझे, जितने भी बताएं आपको हम। उसके बाद हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। क्या सीखेंगे? हाँ, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। तो कम से कम आप लोग लगभग 3000 के आसपास, कितने? 3000 के आसपास आप लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीखोगे, ठीक है। तो जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप इसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक। चलो।